हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में बात की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं, है ना। ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे कि सर उस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर कुछ अपने केमिस्ट्री के और थोड़ा 11th का कॉन्सेप्ट लग रहा था, बराबर। चलिए आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के इंक्लूड में है, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है। लेकिन अपन क्या करेंगे बालक कि आज की क्लास में उसे पूरा निपटा देंगे, लेकिन बहुत बड़े टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे और साथ में उसके कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो जहां से अपने कंपटीशन के अंदर भी पूछा जा सकता है या फिर अपने बोर्ड में पूछा जा सके, है ना। तो सर इससे पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रिव्यू करते पीछे वाले का, जहां से अपन पहले पढ़े हैं कि सर डेनियल सेल के बारे में। आप लोगों ने डेनियल सेल के बारे में क्या पढ़ा था कि सर आप लोग ने क्या लिया था, 2 कंटेनर लिया था, बराबर ना। अच्छा, 2 कंटेनर लेने के बाद सर एक कंटेनर के अंदर तो आप लोगों ने रखा था कॉपर सल्फेट, आई एम राइट, कॉपर सल्फेट रखा था, और दूसरे के अंदर रखा था जिंक और जिंक सल्फेट। और जिसके अंदर जिंक सल्फेट था तो वो तो था अपने पास जिंक रोड, और दूसरी तरफ जहां था वो था क्या, कॉपर रोड। इसको आपने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के दिन आफ्टर सेल को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या लगा दिया था, सॉलिड ब्रिज को कनेक्ट कर दिया था। यस बालक, सही है ना। चलिए सर इतनी आप लोगों ने बनावट इस तरीके से कुछ बनाया था डायग्राम। अब मुझे क्या करना है, इस सेल, ये जो डेनियल सेल है, इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन को बताना है। कैसे, आइए जरा सर मैं कह दूं कि सर मेरे पास यहां पर जो जिंक सल्फेट है, इस जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन में कितनी कर दूं, 1 मोलारिटी कर दूं। कितनी कर दूं, 1 मोलारिटी। और यहां पर मैं कॉपर सल्फेट की भी कंसंट्रेशन कितनी कर दूं, 1 मोलारिटी कर दूं, बराबर। अच्छा, दोनों की कंसंट्रेशन सेम होने के बाद क्या सेल वर्क करेगा या नहीं करेगा, बात नंबर 1, करेगा या नहीं करेगा। सर ऑब्वियसली यहां पर सेल वर्क करेगा। क्यों करेगा, जनरली क्योंकि सर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो दोनों के दोनों क्या है सर, डिफरेंट है। बात हमारी सर, दोनों के दोनों जो सेल में जो कंटेनर के अंदर जो रखे गए हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा सर, सेल वर्किंग करेगा। अब चाहे उसकी कंसंट्रेशन आप सेम ले लो चाहे अलग अलग ले लो, इससे कोई भी किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बात समझ आ रही है ना। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि सर मान लीजिए कि आप लोगों ने यहां पर जो कॉपर सल्फेट लिया था, इस कॉपर सल्फेट की जगह मैं क्या ले लेता हूं, जिंक सल्फेट ले लेता हूं। क्या लिया सर मैंने, जिंक सल्फेट ले लिया। अच्छा, ये जो जिंक सल्फेट लिया, अब बताओ जरा कि यहां पर 1 मोलारिटी है और यहां पर भी कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी है, क्या सेल वर्किंग करेगा। अब आप कहोगे सर सेल वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोलारिटी, और 1 मोलारिटी होने की वजह से ये क्या नहीं करेंगे, सेल वर्क नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो सेल वर्क नहीं करेंगे तो सर अब क्या करें। सर मैं कह देता हूं कि अगर इसकी 1 मोलारिटी ली है तो सर इसकी कंसंट्रेशन आप 0.1 मोलारिटी ले लो, कंसंट्रेशन चेंज हो गई। क्या सेल वर्क करेगा। अब आप कहोगे सर ऑब्वियसली अब सेल वर्क करेगा, और सेल वर्क करेगा जब तक क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए, मतलब Q की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट ना आ जाए सर, K के इक्विवेलेंट ना आ जाए, बराबर। और अपन ने यही पढ़ा अब तक, है ना। सर इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि केमिकल सेल कब तक वर्क करता है ना। अगर कोई पूछ भी ले कि सर एक केमिकल सेल जो है वो कब तक वर्क करता है और एक समय जाने के बाद वो सेल वर्किंग बंद क्यों कर देता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि सर वहां पर जो रिएक्शन क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, रिएक्शन कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है। इसी वजह से सेल वर्किंग करना बंद कर देता है। बात पहले पढ़ गई है ना। ये बातें अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैं आपको वापस बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इतना आप लोगों ने पढ़ा है तो सर मैंने ये एक्स्ट्रा चीज बताई आपको कि अगर अपने पास सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आ जाए और उसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो सेल वर्किंग नहीं करेगा, किसी भी हाल में नहीं करेगा, है ना। अगर आपको सेल को वर्क करवाना है तो दोनों कंटेनर में से किसी एक कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, यस क्या करना पड़ेगा आपको, उसके कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। बात हमारी, तो चलिए सर आप हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग है अपने आज के टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन सेल। हाँ सर, इस सेल के बारे में बात करेंगे तो सर इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। आप क्या लिखोगे, इन दिस सेल, इन दिस टाइप ऑफ सेल द potential
द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड arise with, अब देखो किसके साथ, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है ना, विथ डिफरेंस containing concentration of एनोड एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बात समझ आ रही सर अपन ने यहां पर बात कर ली है कि सर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, बढ़ेगा, मतलब यहां पर अराइज होगा, है ना। अच्छा सर, तो यहां पर अराइज होगा, लेकिन ध्यान रखना कि क्या होगा कि कंसंट्रेशन एनोड और कैथोड के जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, डिफरेंट रहेगा। ठीक है बालक, ये डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद अपन बात करते हैं सर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, है ना। तो यहीं पर लिख लीजिए आप टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। तो सर टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल की बात करें तो पहला जो टाइप होता है इसका वो होता है अपने पास कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। और दूसरा टाइप ऑफ सेल की बात करें तो वो सेल होता है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसको आप लोग प्यार से कहीं किताबों के अंदर इसको पढ़ोगे गैस इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के नाम से भी जानोगे। ठीक है, आप फटाफट उतारिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं इन टाइप ऑफ सेल के बारे में। वैसे ही टाइम बहुत कम पड़ा है। हो गया, चलिए नाउ आओ बढ़ते हैं आगे। सर आप हेडिंग लगाइए पहले टाइप ऑफ सेल के बारे में। जो बातें मैं अब आप लोगों को बता रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा जो है बोर्ड में वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को करवाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और किस पार्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूंगा कि सर इस पार्ट से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए वापस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। अच्छा सर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल क्या होता है हमारे पास, है ना। आइए सर, सबसे पहले आप क्या करो कि 2 कंटेनर लीजिए। 2 कंटेनर लेने के दिन आफ्टर सर इसके अंदर आप क्या करो, सॉल्यूशन फिल कर दो। अब कहोगे सर कौन सा सॉल्यूशन, सर जो मन पड़े वो सॉल्यूशन भर दीजिए। मैं मानता हूं कि सर यहां पर जो अपन ने सॉल्यूशन लगाया है वो सॉल्यूशन अपने पास जो है वो कौन सा है, M+N सॉल्यूशन है। बात हमारी, और यहां पर भी मैं सॉल्यूशन जो फिल कर रहा हूं वो सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, जनरली सर यहां पर भी सॉल्यूशन रहेगा वो कौन सा रहेगा, यस M+N सॉल्यूशन रहेगा, क्योंकि हमें तो क्या करना है, दोनों सॉल्यूशन को सेम रखना है, बराबर। आइए जरा अब बात करते हैं सर इनके इलेक्ट्रोड के बारे में। तो सर यहां पर एक इलेक्ट्रोड इधर लगाया जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कहां बनाया जाएगा, सर यहां पर। दोनों अलग अलग कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोड लगाएंगे और यहां से लगाने के बाद क्या कर दो, आप इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, बराबर। याद कीजिए सर अपने बात की थी कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो उसी टाइप और उसी नेचर का आपको क्या करना है सर, उसी मेटल इलेक्ट्रोड लेना। तो सर हमारे पास क्या रहेगा, ये मेटल सॉलिड के रूप में रहेगा इलेक्ट्रोड, और ये भी हमारे पास क्या रहेगा सर, M रहेगा, बराबर। चलो ये M इलेक्ट्रोड और वो भी M इलेक्ट्रोड, क्योंकि अपन ने क्या किया सर, सॉल्यूशन ये M+N वाला लिया। ठीक है, आओ अब अपन क्या करते हैं सर, सेल को कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्या कर दो, एक साल्ट ब्रिज को बना दीजिए। सर ये अपनी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल के लिए। ठीक है, अब सुनिएगा सर, मैं इसकी कंसंट्रेशन जो मान के चलता हूं सर, मैंने माना इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C1 है, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान के चलता हूं सर, ये इसकी कितनी है, C2 है। ये C1 इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कितनी हो गई, C2 कंसंट्रेशन हो गई, बराबर वाला।
अब आइए जरा सर, आप लोगों ने डायग्राम बना दिया है और समझ चुके हैं सर क्या क्या लिया अपने, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोगों ने डेनियल सेल अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैंने डेनियल सेल में इतना ही चेंज किया था कि दोनों कंटेनर के अंदर आप लोग सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो और साथ में दोनों कंटेनर की जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज कर दो, बस इतना क्या है, इससे ज्यादा अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आइए सर पहले बात करते हैं कि एनोड पर रिएक्शन, बराबर। अब सर एनोड पर रिएक्शन कौन सी चलेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, है ना सर। ये वाली एनोड पे चलेगी, ये वाली एनोड पे चलेगी, ये वाली कैथोड पे चलेगी या फिर ये वाली कैथोड पे चलेगी, ठीक है। अच्छा, ये देखने के लिए आप लोग क्या करो जनरली कि सर अपने पास यहां पर M+N सॉल्यूशन है और यहां पर भी क्या है M+N सॉल्यूशन है, बराबर। अच्छा, M+ सॉल्यूशन, ये भी M+ सॉल्यूशन, जैसे अपन बात कर चुके पहले कि सर यहां पर कौन सा है, जिंक सल्फेट ले रखा है और दूसरे पार भी क्या ले रखा है, जिंक सल्फेट का ले रखा है दोनों तरफ। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि सर पहले कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, बराबर। ये अपने अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, बराबर ना। तो सर आप क्या करो कि यहां पर अगर इस कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं बता रखा है तो आप जिसको जो मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी अभी तक तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होगा उसमें इस चीज को बता के रखेगा कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपन को नहीं पता चलेगी तो अपन लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे सर कौन क्या और कौन क्या नहीं है। बात पहले पटे बालक। चलो, जो सर मैं C1 जो ले रहा हूं, मैं इसको माना सर मैंने कि ये मेरे पास क्या है, एनोड है, और जो C2 है वो मेरे पास क्या है, कैथोड है। तो सर एनोड पे जो चलने वाली रिएक्शन जो होगी सर क्या करेगा, M सॉलिड वाला जो होगा वो क्या करेगा सर, M+N के अंदर आएगा और इलेक्ट्रॉन N इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। बात समझ आ रही है। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं सर कैथोड के लिए रिएक्शन, तो कैथोड पर क्या होगा, M+N होगा एक्वस वाला, ये N इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और किस पे चला जाएगा, M सॉलिड के अंदर चला जाएगा। ये तो हो गए हमारे पास क्या, एनोडिक हाफ रिएक्शन और कैथोडिक हाफ रिएक्शन। अब अपन को लिखनी है सर नेट सेल रिएक्शन, तो सर इनकी नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी अपने लिए, नेट सेल रिएक्शन की बात करें तो नेट सेल रिएक्शन देखो सर N इलेक्ट्रॉन से N इलेक्ट्रॉन चलेंगे और यहां पर अपने पास देखो सर M सॉलिड है और ये भी M सॉलिड है और इसकी एक्टिव मास जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, 1 के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब बचा क्या सर, M+N एक्वस है वह किस में जा रहा है, M+N एक्वस में जा रहा है, जिसकी कंसंट्रेशन यहां पर देखा जाए तो सर ये कितनी है, C1 है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है ना। ये C1 और C2 को कंटिन्यूटी लिखते चलना वरना गड़बड़ हो जाएगा सर, बराबर। बढ़िया गया। अब सर देखो इतनी बात हो चुकी, तो सर अब अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, ई नोड सेल के लिए बात कर लेते। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं और उनसे क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं है ना। तो सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, नहीं कैसे होगा, देखो होगा बालक। सर यहां पर ई नोड सेल की बात करें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो सर, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड वाला फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करते हो तो बताइए जरा सर, हमें पता है यहां पर ई नोड कैथोड और ई नोड एनोड। अब हमें पता है कि सर यहां पर जो मेटल ले रखा है वो सेम टाइप का है, भाई यहां पर जो मेटल ले रखा है वो सेम टाइप का है, तो सर उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, दोनों तरफ सेम सेम आएगी। जैसे मैं जिंक की बात कर लूं तो जिंक के लिए हमारे पास ई नोड जो होता है स्टूडेंट पोटेंशियल वो कितना होता है, 0.76 वोल्ट के आसपास। सर ये जिंक के हमारे पास एनोड और जिंक के हमारे पास कैथोड है, तो बताओ जरा सर हम यहां पर दूसरा जो प्रोग्राम करते हैं वो क्या लेते हैं सर, यहां पर अपन एसआरपी वैल्यू लेते हैं। कौन सी लेते हैं, एसआरपी। तो सर दोनों की दोनों कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, और हाँ या ना बालक, होगी ना। तो सर दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, होगी ना, क्योंकि जब एसआरपी वैल्यू लेंगे तो ये 0.76 वोल्ट, ये -0.67 वोल्ट है ना, 0.6 वोल्ट एक वाला। देखो एसआरपी वैल्यू में माइनस लग जाएगा, तो सर माइनस इतना माइनस और माइनस ये इतना, बराबर। तो ये तो प्लस हो गया, प्लस प्लस होने के बाद वैल्यू टोटल कितनी आएगी हमारे पास, 0 आएगी। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि सर अगर अपन यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं किसके लिए, एक कंसंट्रेशन सेल के लिए, तो सर वहां पर हमारे पास ई नोड की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्विवेलेंट आएगी, 0 के लिए इक्विवेलेंट, 0 के बराबर आएगी।
सर ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक वैल्यू हमारे पास 0 नहीं हुई थी, लेकिन अब 0 हो जाएगी, बराबर। चलिए अब इसके लिए नर्स इक्वेशन लगाते हैं, जहां से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। फटाफट इसको उतारो, है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़े आगे, आओ जरा। हाँ जी, देखिएगा कि सर अपने पास यहां पर जनरली क्या दे रखा है, ई नॉट सेल है, इसकी वैल्यू 0 आ गई, बराबर। हम जानते हैं कि सर नर्स इक्वेशन ई सेल जो होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग। अब बताओ जरा, लॉग क्यू आ जाएगा यहां पर। अगर मुझे Q की वैल्यू निकालने तो Q बराबर क्या बोलूंगा, बोलो जरा। सर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यही बात करेंगे सर। इन दोनों की कंसंट्रेशन, है ना। चलो सर, इन दोनों की कंसंट्रेशन की बात करें तो अब बताओ जरा मुझे क्या क्या आ रहा है। कौन है अपने पास ऊपर, C2 है ना प्रोडक्ट में, तो सर C2 की कंसंट्रेशन बराबर। सर ये अपने पास C2 आ गया, डिवाइड में अब कौन आएगा, C1 आएगा। अरे हाँ या ना भाई, ऊपर क्या आ गया, C2 आ गया, नीचे क्या आ गया, C1 की वैल्यू आ गई, बराबर ना। अच्छा अब क्या करो सर, यहां पर रखना स्टार्ट करो तो ई सेल जो होगा वह क्या आ जाएगा, यह तो वैल्यू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा बालक, एन लॉग, और ये कितना आ जाएगा, C2 डिवाइडेड बाई C1, यही आया ना। अच्छा अब बताओ जरा, मैं ये वैल्यू अपने फाइनल जो होगा, ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग C2 डिवाइडेड बाई C1। मुझे इस माइनस को हटाना है, तो इस माइनस को हटाऊंगा तो फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग C1 से C2। ये वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है। चलो उतारो इसको, फिर आगे देखते हैं। हो गया। देखो यहां तक अपनी बात खत्म नहीं हुई है भाई, अभी तो क्या हो रहा है, स्टार्ट भी है ना, एंड करना बाकी है। आओ जरा सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं अब आगे। लगा लूं मैं इसको। सर ये जो C1 जो वैल्यू थी अपने पास, ये C1 ये एक्चुअल में किसके लिए थी, एनोड के लिए, और ये अपन ने किसके लिए माना था, कैथोड के लिए। तो आप लोग यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि सर ई सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग, और यहां से C1 कंसंट्रेशन ऑफ C1 मतलब एनोड डिवाइडेड बाय C2 कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। फाइनली अपने पास कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है बालक। ये अपनी हो गई खत्म भाई, है ना। अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, जनरली अपने पूरा कर चुके। कोई समस्या हो तो बोलो बालक, है ना। नहीं, एनोड यही माना था अपन ने, C1 से C2 कंसंट्रेशन इतना जाएगा। देखिएगा ये फाइनल हो रहा सर अपने पास, ठीक है। देखो आप लोग बोले नहीं भाई कि सर ये क्वेश्चन जो है अपने गलत लिखा है। कैसे, अपन ने जो रिएक्शन लिखी थी वो क्या थी सर, यहां से M प्लस N आ रहा था, मतलब यहां पर C2 था और किस में जा रहा था, M प्लस N, मतलब C1 में जा रहा था, बराबर। तो सर ये C1 और C2 प्रोडक्ट अपने पास C1 है और ये C2 है, ये गलत कैसे हुआ। अब देखो वापस आप रिएक्शन में अपने ना जो माना था वो थोड़ा गलत हो गया था। कैसे, सबसे लास्ट वाली रिएक्शन। सर अगर अपने पास एनोड के अंदर, वापस देखिए जरा, एनोड के अंदर M जो था वो M प्लस N के अंदर जा रहा था, और कैथोड के अंदर M प्लस N जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, M प्लस N बनाता है, बराबर ना। तो सर इसकी कंसंट्रेशन C1 और इसकी कितनी है, C2 है। ये कितना सॉलिड में बना रहा ना, तो सर किस में जा रहा है, C2 से C1 में जा रहा ना। तो सर यहां पर भी वैल्यू को चेंज कर दीजिएगा, यहां कितना आएगा 1 और ये 2, और यहां पर वापस उल्टा करेंगे 1 और यहां पर 2, ठीक है। देखो गड़बड़ हो गया, 1 2, यहां पर 2 और 1, ठीक है। यहां 2 और 1, और इधर क्या आ जाएगा अपने पास, सर यहां पर 2 है मतलब कैथोड का है, और यहां पर 1 है मतलब एनोड का है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि सर गड़बड़ हुई है ना। तो देखो गड़बड़ का सर सीधा तरीका है ना, मैंने ज्यादा है ना डेनियल सेल को याद रखा है।
लगभग लगभग जहां पर गड़बड़ होगी वो डेनियल सेल आपको बता देगा सर कहां पर अपन गड़बड़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमेशा आप थोड़ा जज करने की कोशिश करो, जहां पर गड़बड़ हो उसे पकड़ो कि सर हाँ गड़बड़ हो रहा कि नहीं हो रहा। आपने यही गड़बड़ की थी और एक रिएक्शन के अंदर आप लोग है ना C1 और C2 को थोड़ा उल्टा कर देना वापस, ताकि गड़बड़ ना चले। बराबर, आइए जरा, यहां पर अपनी बात समाप्त नहीं हुई, अब तो क्वेश्चन पर उठते सवाल है कि सर ये कैसे कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो मान लीजिए कि सर अपने पास एक सेल दे रखा है, कौन सा सेल है, क्वेश्चन से अपने पास सेल है, जिंक दे रखा है, जिंक के रेस्पेक्ट में ZnSO4 बराबर, अच्छा यहां इस प्रकार सा, फिर ZnSO4 एक्वस में, और यहां पर क्या आ गया सर, वापस जिंक आ गया सॉलिड के अंदर। बराबर, अच्छा ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं कि सर कितनी है अपने पास, C मोलारिटी है, चलो C2 मोलारिटी कर दो, C2 मोलारिटी, और इसकी कितनी है Cm मोलारिटी, है ना। तो सर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शंस। अब करेक्ट ऑप्शंस की बात करनी है तो देखो जरा, कंडीशन ही बता देते, क्वेश्चन करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, है ना। चलो ऑप्शंस बनाना पड़ेगा, एक तो सामने दिख रहा है, स्पॉन्टेनियसली का बन जाएगा, एक इक्विलिब्रियम का बन जाएगा। चलो लेट्स क्वेश्चन छोड़ो, आप लोग तो डायरेक्ट देखो सर इसकी कंडीशन क्या क्या बनती है ना, वहां से आप लोग जज कर देना, और ये क्वेश्चन में बनाकर आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, देखो जरा, आप लोग चेक करते रहना फिर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनाऊंगा तो ज्यादा वक्त लग जाएगा, ठीक है। देखो सर, पहली बात कर लेते हैं यहां पर, और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। आइए जरा, बंदा खेल जाएगा, आपसे पता ही नहीं चलेगा। मैं अब बता दूं कि सर यहां से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनने की क्वेश्चन है, और ध्यान रखना किसी भी रिएक्शन, किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्पॉन्टेनियसली से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर अपने पास सपोज दें कि सर C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा आ रही है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा सर, ऐसा होता है तो बताओ जरा कि सर C2 की वैल्यू ज्यादा C1 से, आप रख के देखो एक बार। सर मैं वैल्यू रख के देखता हूं, C1 की वैल्यू मान लीजिए सर यहां पर कितना है 6 है, और यहां पर कितना 3 है, बराबर। अच्छा, अब यहां पर सोल्व करके देखो, जब सोल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू कैसी जाएगी, नेगेटिव के पॉजिटिव, सर यहां पर वैल्यू जो होगी वो कैसी चली जाएगी, नेगेटिव के अंदर चली जाएगी, है ना, क्योंकि C2 की वैल्यू ज्यादा और C1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कम हो गई। तो सर लॉग से सोल्व करेंगे अपन, और जब लॉग से सोल्व करेंगे तो दिक्कत चल जाएगी सर, है ना। तो सर लॉग से सोल्व करेंगे तो वैल्यू कैसी जा रही है हमारे पास, नेगेटिव, और जब ये वैल्यू नेगेटिव तो ये वैल्यू नेगेटिव, दैट इज यहां पर ई सेल की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास, 0 से कम रहेगी। और जब 0 से कम होती है तो रिएक्शन कैसी चलती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती है, बराबर। अगर मैं दूसरी कंडीशन बात कर दूं कि सर C1 की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू C2 से, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा तो बताओ जरा कि ई सेल की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, 0 से ज्यादा, और इस कंडीशन के अंदर जो रिएक्शन चलेगी हमारे पास कैसी रिएक्शन चलेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी। और यदि और अगर सर यहां पर C1 की वैल्यू C2 के बराबर हो जाए, C1 की वैल्यू C2 के बराबर हो जाए, ठीक है सर, यहां पर अगर C1 की वैल्यू C2 के बराबर हो जाए तो डेट इज यहां पर ई सेल की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, 0 की इक्वल। जब 0 की इक्वल हो जाएगी तो बताओ यहां पर सेल जो है वर्किंग नहीं करेगा, तो सेल इज नॉट वर्किंग, सेल वर्किंग नहीं करेगा। बोलो बात पल्ले पड़ गई सर अपने पास, है ना। तो सर कुछ कंडीशन अपने इंपॉर्टेंट बताइए यहां पर, इन्हीं के बेस पर आपके पास क्वेश्चन आएगा। हाँ, आप लोग है ना इन वैल्यू को जरा बहुत ज्यादा से चेक करना कि सर यहां पर ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। अगर ई सेल ये कंडीशन अपने पास सही चल रही है, लेकिन ये वैल्यू आप थोड़ी चेक करते रहना कि सर यहां पर कैसे प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। चलिए, हो गई अपने यहां तक बात, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप फटाफट से इसको उतारिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपना टॉपिक है आगे। हो गया, आओ जरा सर नेक्स्ट है अपने पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल।
सर इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को मैं क्या करता हूं, हाइड्रोजन की कंडीशन लेकर ही मानकर चलूंगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो सर ऐसा इसलिए ताकि अपने आगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बढ़िएगा सर, यहां पर अपने बात कर रहे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कंटेनिंग हाइड्रोजन, बराबर। आइए जरा सेल बना के देखते हैं जनरल। सर यहां पर अपने पास पीटी लगाए और इधर में क्या करता हूं सर, H2 लगाता हूं गैस के तौर पर, बराबर। नेक्स्ट इसके कंपेरिजन रखते हैं सर, यहां पर H प्लस एक्वस के अंदर, और यहां पर क्या लगाया मैंने, साल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है बालक। अच्छा अब आगे बढ़ो सर, यहां पर H प्लस लगाया एक्वस के अंदर और वापस यहां पर क्या लगा दिया सर, H2 लगा दिया गैस के तौर पर, और यहां पर क्या लगा दिया, पीटी लगा दिया सर, प्लेटिनम लगा दिया। अब बात नंबर 1 कि सर यहां पर जो अपन जो हाइड्रोजन गैस है इसका जो मैं प्रेशर है वो कितना मान के चल रहा हूं सर, P बार मान के चल रहा हूं। कितना मानूंगा, P बार मानूंगा, और यहां पर भी जो होगा वो कितना मानूंगा, P बार के बराबर मानूंगा, ठीक है। अच्छा सर इसकी कंसंट्रेशन जो मान के चल रहा हूं सर, मैं कितनी मान के चलूंगा, C1 मोलारिटी मान के चलता हूं, किसकी, इधर वाले की, और इधर वाले की कितनी मान के चलता हूं, C2 मोलारिटी मान के चलता हूं, ठीक है ना। सर यहां तक अपनी बात खत्म हो गई, बराबर। ये आपको दे रखा है, अब इसी से सोल्व करना, और इसी को सोल्व करके अपने क्या करना भाई, नर्स इक्वेशन अप्लाई करना, ठीक है। आओ जरा अपन को लिखनी है सबसे पहले एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन। जब एनोडिक हाफ सेल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो बताइए जरा कि इस सेल के अंदर ये इधर वाला जो पार्ट है सर, ये कौन है हमारे पास, एनोड, और इधर वाला जो पार्ट है वो क्या हमारे पास, कैथोड। तो एनोड की रिएक्शन लिखनी है तो बताइए जरा कि सर H2 जो होगा गैसियस फेज के अंदर ये क्या करेगा, 2H प्लस करेगा, बाहर निकालेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और अगर मैं कैथोड रिएक्शन बात करूं तो कैथोड के अंदर क्या होगा सर, 2H प्लस जो होंगे एक्वस वाले वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा गैस के तौर पे, बराबर। अब सर मुझे क्या करनी है, इसके लिए नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। तो नेट सेल रिएक्शन के लिए बताओ जरा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा अब मैंने यहां पर देखो प्रेशर क्या रखा है, बराबर बराबर रखा है ना। अब आप तो ये सर यहां पर वो कंडीशन नहीं लगा सकते एक्टिव मास वाली, क्योंकि एक्टिव मास जो अप्लाई होता है वो लिक्विड और सॉलिड के लिए अप्लाई होता है, बट यहां पर गैस के लिए अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए अप्लाई नहीं होगा तो जनरली क्या करेंगे, यहां पर हम यहां पर लिखेंगे कौन, 2H प्लस एक्वस वाला, जिसकी कंसंट्रेशन लिख दो सर, कैथोड है, कौन है, C2 मोलारिटी है। ध्यान देना पहले अपन ने यही गलती की थी, ठीक है। गिव्स टू, आगे क्या आएगा, 2H प्लस है ना, एक्वस वाला जिसकी कंसंट्रेशन कितनी, Cm कंसंट्रेशन, ठीक है ना, C1। ओके आओ बढ़ो सर, यहां तक अपने कंसंट्रेशन के लिए बात करें तो सर यहां अगर ई नोड सेल की बात करें तो ई नोड सेल कितना होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता कि नहीं होता है, होता ना। तो सर नर्स इक्वेशन अप्लाई करो सर, क्या होगा, ई सेल इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन log Q। अच्छा Q की बात करें तो Q हमारे पास मौजूद है, क्या रहेगा, C1 डिवाइडेड बाई C2 होगा। अच्छा C1 डिवाइडेड बाई C2 लगा लो, लेकिन ये नहीं लगाएंगे अपन क्या करेंगे सर, इन्हीं को यूज करेंगे, है ना, एनोड और कैथोड के तौर पर, ठीक है। क्यों वो आगे डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो सर Q की बात करें तो Q बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई और H प्लस का स्क्वायर। ये H प्लस जो है ऊपर वाला जो H प्लस है वो कौन सा है सर हमारे पास, C2 वाला, और C2 कौन है हमारे पास, कैथोड वाला। तो सर कौन है हमारे पास, कैथोड, और नीचे एनोड। बोलो बात पल्ले पड़ गई है भाई। देखो जरा वापस एक बार, सही जा रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। C1 ये H2 है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर एनोड और कैथोड लिख दिया अपन ने, और ई नोड सेल की बात करें तो ई नोड सेल हमारे पास कितना है, 0 है। अप्लाई करो, ई सेल इक्वल टू कितना लिखू, डायरेक्ट लिख लू, माइनस लगाओ अभी 0.0591। अब देखो जरा सर यहां पर नेट इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
तो ध्यान देना नेट इलेक्ट्रॉन का मतलब, कहीं कई जगह पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं और रेफ्रेशर के अंदर है ना n की वैल्यू है कभी 1 दे रखी होती है, कभी 2 दे रखी होती है, और बच्चे कहते हैं सर आपने तो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की बात की थी। अरे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन नहीं सर, हम यहां पर बात करते हैं नेट इलेक्ट्रॉन के बारे में कि नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो n की बात की जाएगी वो हमेशा किसके लिए बात की जाएगी, पर मोल के लिए बात की जाएगी, है ना। तो सर यहां पर मोल के लिए बात करूं तो सर कितना आएगा, 1 आता है। सर 1 लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से तो 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम यहां पर 1 नहीं लेंगे, है ना, 1 नहीं लेंगे। अगर 1 लेंगे तो सर ये ऊपर वाली जो बैलेंसिंग रिएक्शन है वो गड़बड़ चल जाएगी। तो सर यहां पर कितना लेके चल रहे हैं, 2 लेके चल रहे हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर ये ऊपर जो बैलेंस की गई रिएक्शन है वो हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो P की H2 की वैल्यू वगैरह ये सब कुछ मामला गड़बड़, तो सर अपन 2 ही लेके चल रहे हैं। और बाकी ऊपर का प्रोग्राम हमारे पास कुछ इस प्रकार है, H+, इसको मैं कंप्लीटली बाहर लिख दूं ना, डिवाइडेड बाय ये H+। सर ये तो हमारे पास है कैथोड का और ये हमारे पास है एनोड का, और ऊपर जो पावर लगी हुई स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, है ना। अच्छा बीच में लॉग भूल गए सर, चलो लॉग लगाओ वापस। ये H+ कैथोड का, ये H+ एनोड का, और यहां पर 2 लगी है, 2 से 2 तो हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो आगे देखो सर E सेल इक्वल टू, अब इस माइनस को क्या कर दो आप, माइनस को अंदर भेजे ना मुन्ना, ना भेजो आप, ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो C1 और C2 का, ठीक है, पहले ये अप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो। तो सर 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 तो गया लोग का लोग, और यहां पर क्या आ जाएगा अपने आगे, C1 एनोड डिवाइडेड बाय C2 कैथोड, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आपके पास ये अगर होता है तो, ठीक है। अब आगे और बताते हैं, लेकिन आप जल्दी से फटाफट उतार लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब जगह थोड़ी इतनी चाहिए, देखो बालक, सर यहीं से बात करते हैं वापस अपन। सर ई सेल इक्वल टू -0.0591 लोग का लोग, और इधर अपने पास है कौन है सर, H+ कैथोड, 2 को हटा देना, H+ कैथोड, और यहां पर H+ एनोड आ रहा है, ठीक है। अब इस माइनस को भेज दो अंदर। जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो बताओ जरा कि ये वाला जो प्रोग्राम है इसको करो ना आप, लोग क्या, लोग A डिवाइडेड बाय लोग A, ये फॉर्मूला लगाओ, लोग A डिवाइडेड बाय B, तो क्या होगा, लोग A माइनस लोग B होगा, है ना। तो सर इसको यहां अप्लाई कर दो और माइनस को अंदर भेज दो। तो सर अपने पास पहले इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या आएगा अपने पास, ई सेल इक्वल टू -0.0591 लोग। आओ जरा अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग H+ कौन, कैथोड, माइनस लॉग कौन आएगा बोलो जरा, H+ का एनोड, ठीक है। माइनस को भेज दो अंदर, अब माइनस को अंदर भेजेंगे तो एक माइनस और अंदर, तो अपने बताओ टोटल क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 माइनस लोग H+ कैथोड माइनस, और इधर माइनस लॉग H+ एनोड, यही होगा। और हम जानते हैं कि सर pH इक्वल टू माइनस लोग H+ होता है ना। तो लगाओ यहां पर और कीजिए सोल्व। अब इसको फाइनली क्या आएगा बोलो, सर यहां पर अपने पास फाइनली आएगा ई सेल इक्वल टू 0.0591 पहला मल्टीप्लाई pH ऑफ कैथोड माइनस pH ऑफ एनोड, ठीक है। यहां से प्रश्न बहुत 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 बार पूछे गए हैं, कई बार, है ना, और बच्चों को डायरेक्ट नहीं आ पाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखो अब मैं नहीं कहूंगा कि सर आप पूरा का पूरा याद रखो और डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। अगर डायरेक्ट नहीं रख पाते हो तो न्यूमेरिकल के हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। आज अपन ने कंसंट्रेशन सेल के बारे में पढ़ा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनसीईआरटी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का विशेष ध्यान रखो, ठीक है बालक। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास देखते हैं, बाय बाय।